हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 24 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो दूसरे आपके स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं अपकमिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, फिर इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे प्रीलिम्स में। एंड मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग में इस डाटा का इस्तेमाल कहीं पे करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है, कौन से पेपर में, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में इस पर्टिकुलर डाटा में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर कौन से पेपर में इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 24 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर। चले देखते हैं सर। तो पहली जो न्यूज़ है वो है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेकर मेरे मन में गट फीलिंग है कि या तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में कुछ ना कुछ 2024 में यूपीएससी में पूछा जरूर जाएगा। इसकी वजह यह है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, मगर ये जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क या फिर एनसीएफ नाम का डॉक्यूमेंट है, आने वाले भारत की पीढ़ियों के ऊपर इसका एक बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ने वाला है। ये कहीं ना कहीं हमारा समाज कैसा होने वाला है उसकी दिशा निर्धारण में एक बहुत डिसाइसिव रोल अदा करेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे गट फीलिंग है कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। प्री में नहीं आया तो मेंस में कंफर्म मैं उम्मीद कर चल रहा हूं कि कुछ ना कुछ आएगा, तो इसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। चले, तो खबर यह है कि एनसीईआरटी ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है या फिर फाइनल डॉक्यूमेंट इशू किया है ऑन नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनसीएफ भी बोलते हैं। अब ये जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क नाम का डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है वो तो बात की बात है। इसको लिखा किसने? इसको एक कमिटी ने लिखा है या फिर एक कमिटी के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता की है इसरो के एक्स चेयरमैन ने, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन। तो के कस्तूरी रंगन साहब जो इसरो के एक्स बॉस हैं या फिर एक्स चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई एनसीईआरटी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि साहब आप लोग बैठ के नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क लिखो, और उन्होंने ये एनसीएफ फाइनली लिखकर इसका ड्राफ्ट तैयार करके हमें दिया। The recommendations by the NCF are as per the National Education Policy NEP 2020। अब ये जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क नाम का डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, इसमें कुछ बातें की गई हैं। ये जो भी बातें हैं, इसमें जो भी कंटेंट या जो भी मसाला लिखा गया है, वो सारा का सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस किया गया है। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। मतलब ये कि पहले सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी वो आज की तारीख में आउटडेटेड है, आज की तारीख में उसके अनुसार शिक्षा देना सही नहीं है। इसमें वक्त के साथ में 1986 से लेकर अभी तक जो बदलाव हो चुके हैं उन सब के अनुसार इसमें चेंज करना जरूरी है। तो फाइनली 2020 तक में इन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज करी, जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में काफी सारी बातें कही गई थी कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से काफी सारी बातें इसमें लिखी गई थी। अब इन सारी पॉलिसी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम लोग भाई क्रेडिट सिस्टम लेकर आ जाएंगे, हम बच्चों के को जो है अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, रोट लर्निंग जो है सिर्फ रटना भर जो है या रट्टाफिकेशन जो है उसको हटाएंगे, ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सके हमारे बच्चे, एक क्षेत्र का बच्चा जो है दूसरे क्षेत्र की लैंग्वेज सीख सके इंडिया की, और ज्यादा अच्छा नेशनल इंटीग्रेशन हो, उसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। इस तरीके की बातें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखी थी। अब आपने पॉलिसी तो बना ली, बट इस पॉलिसी को लागू कैसे करोगे? तो लागू करने के लिए फिर एक और कमिटी बनाई गई, जिसको यह बोला गया कि ये नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क आपको लिखना है। अब ये नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जो है लिखकर तैयार किया गया है, जिसमें रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू कैसे करना है। तो एनसीएफ के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एनसीएफ ने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं, एनसीएफ ने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, उन रिकमेंडेशंस की मदद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी इसकी में हमने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि यहां आग लगा देंगे, वहां आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तीर मार लेंगे, वो तीर मार लेंगे, सारी बातों को हम लोग बेसिकली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कुछ बातें की गई हैं कि हम अपने एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करके ये किस्म की जो है 8-10 चीजें जो भी हैं सब लेकर आना चाहते हैं। लागू कैसे करेंगे? उसको लागू कराने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क बनाया गया। अब उसके जो रिकमेंडेशंस आए हैं, उन रिकमेंडेशंस की मदद से ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो बातें हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इसको हम लोग अब लागू करवाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने जो शुरू में ही कहा था कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लों का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव, नस्लों के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वजह यह है कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में जो भी आपके रिकमेंडेशन दिए गए हैं, उसके बेसिस पर क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई की किताबों को बनाया जाएगा। मतलब अभी जो सीबीएसई की किताबें चल रही हैं, उनको हम लोग मानकर चल रहे हैं कि वो आउटडेटेड है और उसमें बदलाव या फिर चेंजेस करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि वो चेंजेस या फिर वो बदलाव कैसे किए जाएं? जवाब है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का जो ये डॉक्यूमेंट फाइनल निकल कर आया है, जिसको इस तरह से बनाया गया है या जिसमें ऐसी रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिसकी मदद से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को लागू किया जा सके, उसके बेसिस पर, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई की जो किताबें हैं, बेसिकली जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनको रीडिजाइन किया जाएगा फिर से, ताकि इस 21वीं शताब्दी के हिसाब से हम अपने बच्चों को जो भी पढ़ाना है स्कूल में, जो भी करिकुलम वगैरह हमको देना है, उसको रीडिजाइन किया जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, इंसान बेसिकली क्या है? हार्ड मांस का एक पुतला है, और यहां मांस का जो ये 1 किलो का टुकड़ा है, जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं, इसमें आप जो भर दोगे उसके अनुसार वो बिहेव करेगा। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को बचपन से रेडिकलाइज करेंगे, तो रेडिकलाइज होते होते एक वक्त में वो टेररिस्ट बन जाएगा, वो सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक बच्चे के ऊपर बचपन से हम लोग मेहनत करेंगे और उसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, तो 15, 18, 20 साल का होते होते वो एक बहुत बढ़िया सोल्जर बन जाएगा। या फिर एक व्यक्ति को अगर हम लोग म्यूजिक के लिए ट्रेन करेंगे, तो बचपन से उसके ऊपर काम करेंगे, तो फिर वो म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मुद्दा यह है कि आपने मांस के इस 1 किलो के टुकड़े में, जिसे दिमाग बोला जाता है, क्या भरा है? वो बेसिकली इंसान को वो बनाता है जो भी वो कुछ बनकर तैयार होता है। तो पॉइंट यह है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की किताबें अगर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनाई जाएंगी, तो इसके बेसिस पे फिर जो भी शिक्षा हम लोग देने वाले हैं, उसी के बेसिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, उनका आचार व्यवहार, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी डिटरमाइन होंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ना है। तो याद रखिएगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क क्या कर रहा है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिकमेंडेशन दे रहा है आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह किस तरीके से लिखनी है क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई के लिए, या यूं बोलूं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स आपको कैसे लिखनी है, उसका रिकमेंडेशन दे रहा है। रिकमेंडेशन किन बातों पे बेस्ड है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। दूसरे शब्दों में, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, 2020 या 2025 के बाद से जो बच्चे पैदा होंगे, वो जब तक स्कूल जाएंगे और वो जो किताबें पढ़ेंगे और जो ज्ञान उन्हें दिया जाएगा, वो सारा का सारा इन रिकमेंडेशंस के ऊपर बनाई गई किताबों से के बेसिस पे दिया जाएगा। और उनका जो एक मेंटल मेकअप बन के तैयार होगा, उनका जो एक माइंडसेट बनकर तैयार होगा, उसके लिए ये किताबें बहुत बड़े लेवल पर रिस्पॉन्सिबल होंगी। और हिंदुस्तान, क्योंकि अब ये आने वाली जो शताब्दी है वो हमारी है, उसमें हम किस तरीके से दुनिया पे छाएंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस पीढ़ी का रहने वाला है, जो अभी आई नहीं है, जो आएगी, और उसके लिए किताबें वगैरह जो इस पर्टिकुलर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनाई जानी है। चले, अब जो मेजर मेजर रिकमेंडेशंस हैं उसमें वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो ये बोला गया है, इन लॉन्ग टर्म all boards should change to semester or term based systems. In this system, student will be tested as soon as they have completed the subject. It will reduce content load being tested in one examination. तो सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो ये है कि साल में जो आप एक एग्जाम करवाते हो, जिसको आप एनुअल एग्जामिनेशन बोलते हो, अब से वो नहीं होगा। अभी तक की व्यवस्था क्या चलती आ रही है? जुलाई में आपका सेशन शुरू होता है, अब फरवरी तक आपका सेशन चलता है, एंड मार्च में आप पेपर करवा लेते हो, मार्च में पेपर करा के आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हो, उसको अपन एनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब जो बच्चा उसमें फेल हो गया, उसको क्लास फिर से रिपीट करना पड़ती है, या फिर उसको सप्लीमेंट्री देना पड़ती है। सप्लीमेंट्री में पास हो गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ा देते हैं, बट अगर उसमें भी फेल हो गया तो फिर उसको पूरी की पूरी क्लास फिर से रिपीट करना पड़ती है। इन लोगों ने अब ये कहा है कि इस चीज को बंद करवाएंगे। अभी एकदम से तो खैर नहीं होगा, मगर लॉन्ग टर्म में जो चीज होनी है वो ये है कि सब, और ये बात सिर्फ सीबीएसई के बोर्ड को नहीं बोली गई है, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, सबके लिए एक मेजर रिकमेंडेशन है कि लंबी दौड़ में अभी करने की जरूरत नहीं है। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में करने की जरूरत नहीं है। 10 साल में करो, 15 साल में करो, 20 साल में करो, धीरे धीरे करो, टेस्ट करके करो, डजंट मैटर। मगर ये जो एनुअल एग्जामिनेशन का सिस्टम है, साल में जो एक फाइनल एग्जामिनेशन का सिस्टम है, इस व्यवस्था को खत्म करो और इसकी जगह पे सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम लेकर आ जाओ, या फिर टर्म बेस्ड सिस्टम लेकर आ जाओ। मतलब अपने पूरे के पूरे सेशन को सेमेस्टर्स में डिवाइड कर लो और सेमेस्टर के बेसिस पे पेपर लेना शुरू कर दो। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि पूरे के पूरे सेशन को टर्म्स में डिवाइड कर दो और टर्म्स के बेसिस पर जो है आप एग्जामिनेशन लेना शुरू कर दो। अब इसमें भी एक बात ये कही गई है कि स्टूडेंट
को साल के अंत तक वेट करने की जरूरत नहीं है। साल भर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाओ, इतना बड़ा उसका गट्ठर बना दो दिमाग में इंफॉर्मेशन या नॉलेज का, और उसके बाद फाइनल टेस्टिंग उसकी करो, ये मत करवाओ। आप एक काम करो, स्टूडेंट जैसे ही सब्जेक्ट खत्म करता है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, क्लास में आपने सब्जेक्ट पढ़ा के खत्म किया, एक शॉर्ट नोटिस दे दो कि भाई 15 दिन में या 20 दिन में पेपर लेना है, या फिर स्टूडेंट से पूछ लो कि चलो ये सब्जेक्ट आज अपना खत्म हो गया है, अब तुम बताओ कि तुम लोग कितने दिनों में तैयार हो इसका पेपर देने के लिए। इस तरीके से सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम या टर्म बेस्ड सिस्टम बनाओ। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है, जल्दी से जल्दी उसका पेपर ले लो, या फिर अगर जल्दी से जल्दी पेपर नहीं ले सकते तो स्टूडेंट से पूछ लो कि भाई तुम कब पेपर देना चाहते हो। इससे होगा यह कि उस बच्चों के ऊपर जो है लोड कम होगा, और कि भाई आपको एक ही एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाना है, फाइनल एग्जामिनेशन है, और सारा आप जो है रटे जा रहे हो या फिर उसको बिना समझे बिना अंडरस्टैंडिंग के क्रैम कर रहे हो। इन सब चीजों की जगह बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। अब ये नहीं होगा कि यार आप तुम एक काम करो, ये एग्जामिनेशन आने वाले हैं 2 महीने के बाद में, चलो अभी तक तो अपन ने कुछ नहीं किया, तो आप अपन रट्टा मारना शुरू करते हैं, भाड़ में जाए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हम रट लेंगे, या फिर हम जो है जल्दी जल्दी क्रैम कर लेंगे, या फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट वब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना। ये नाटक नहीं करो। आप एक काम करो कि सब्जेक्ट को जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म होता है, बच्चों से पूछो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या है, आप तैयार हो, ठीक है भैया 20 दिनों का वक्त है या 15 दिनों का वक्त है या 1 हफ्ते का वक्त है, तैयार कर आओ, कंसेप्ट के बेसिस पे पेपर होगा, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं होगा। एक तो इस पे आपको भी ऊपर जो है स्ट्रेस कम है कि अब आपको वेट नहीं करना कि यार 6 महीने बाद पेपर है, अब नहीं पढ़ते, बाद में देखेंगे, 6 महीने सब्जेक्ट खुला ही नहीं, पता चला फिर लास्ट में खोला और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कंसिस्टेंसी के साथ में आपने मेहनत करी मगर पेपर बहुत दूर है, आपने फिर उसको बंद करके रख दिया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं उठा उसमें। ऐसा नहीं है, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है वैसे जो है आप उसका जल्दी से जल्दी पेपर ले लो, और फोकस करो कि रोट लर्निंग की जगह पे कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। स्टूडेंट्स के ऊपर से लोड भी कम होगा और स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है वो इंप्रूव होगा, वो इंक्रीज होगा। दूसरा ये कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस एन ईयर एंड ओनली बेस्ट स्कोर बी रिटेन्ड। ये भी एक बहुत अच्छी बात की गई है कि हर एक जो बच्चा है उस बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो बैठता है, 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं या 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो साल में कम से कम उसको 2 बार देने का मौका आपको देना है। मतलब अभी तक तो ऐसा है, जो बच्चा 10th में आया उसका मार्च में पेपर होगा बोर्ड का, और उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो 11th में जाएगा, और इसी तरह से 12th में जो बच्चा है उसका भी वही साल के लास्ट में पेपर होगा और रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करेगा। अब आप एक काम करो, ये व्यवस्था बंद करो, अब आप साल में बोर्ड के पेपर 2 बार करवाओ, और दोनों बार में जो सबसे अच्छा स्कोर आता है उसको जो है फाइनल स्कोर मानो, ना कि दोनों स्कोर्स की मार्कशीट आपको अलग अलग से जो है इशू करके दोनों का फाइनल मार्कशीट मानोगे। अब ये मत करो। इससे देखो होगा क्या कि लेट से आपने पहला पेपर ले लिया, आपने पहली बार में जो पेपर लिया उसमें लेट से बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको कम से कम अब वो डिमोटिवेटेड नहीं है, वो एक तो उसको यह है कि उसको समझ में आ गया कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, घर वाले भी 10 बातें सुनाएंगे। दूसरा, उसको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पास एक मौका और है, इस बार मैं सब बराबर कर दूंगा। सेकंड टाइम में वो मेहनत करेगा, एफर्ट मारेगा, और सेकंड टाइम में अगर उसका स्कोर अच्छा आता है तो उसके लिए भी बढ़िया है, उसने लर्निंग भी, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो गया कि उसने ज्यादा एफर्ट मारे हैं, ज्यादा अच्छी लर्निंग कर रही है और उसका रिजल्ट भी बढ़िया आ गया। तो बच्चे के पास में कम से कम गलती सुधारने का मौका होना चाहिए। अब एक बात से लोग जो है बहुत डराते हैं कि भाई तुम जो है 12th में तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन है और इसकी मार्कशीट एक बार जो आ गई सो आ गई, जिंदगी भर के लिए आपसे वो चिपक जाती है, या फिर 10th की मार्कशीट एक बार जो आ गई सो आ गई, जिंदगी भर के लिए आपसे चिपक जाती है। इस तरीके की बातें करके जब आप बच्चों को डराते हैं उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। एक फैक्ट है कि 16-17 साल का बच्चा प्यूबर्टी से भी डील कर रहा है, उसको 10 तरीके के अपोजिट सेक्स की तरफ में अट्रैक्शन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, दोस्त उसको 10 बातें बताकर जो है उसका दिमाग जो है भ्रमित कर रहे हैं, इंटरनेट पे चीजों को सर्च कर रहा है। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो उनके साथ में डील कर रहा है, और उस पर फिर ये बोर्ड एग्जामिनेशन का स्ट्रेस या प्रेशर वगैरह बहुत सी चीजें प्यूबर्टी के वक्त में चल रही होती हैं। एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में 10 तरीके के नाटक होते हैं, और हिंदुस्तान की सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है कि वो इस तरीके की समस्याओं को समझती नहीं है, वो या तो मजाक उड़ाती है या फिर वो कंडेम करती है। मैक्सिमम जगहों पर यही होता है। अब थोड़ा बदलाव आ रहा है बट फिर भी बहुत बड़े लेवल पर परिस्थितियां ऐसी ही हैं। तो पॉइंट यह है कि अब इन सारी परिस्थितियों में अगर बच्चे का एक बार स्कोर ठीक नहीं आया तो वो जिंदगी भर के लिए उसको ट्रॉमा या टॉर्चर का कारण ना बने। उसके पास में एक मौका होना चाहिए कि वो अपने परिस्थितियों को रिकैलिब्रेट करे, अपनी गलतियों को समझे, अपने आप को फिर से रिमोटिवेट करे, और उसके बाद जो है वो फिर से अपना पुश करके एक बार फिर से अच्छे से एग्जाम दे और अपना स्कोर सुधारे। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया कदम है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कम से कम 2 बार लिए जाएंगे, और जो सबसे बढ़िया स्कोर आएगा दोनों बार में सिर्फ उसी को माना जाएगा, सिर्फ उसी को रिटेन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इन्होंने ये बोला है कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं अब से उनको कम से कम 3 लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेंगी, और इनमें से कम 2 लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। ये बहुत बड़ा कदम है नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं।
अभी तक हो क्या रहा है कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं, अगर हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी, बिहार और ऊपर जो आपके इलाके हैं, हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, जम्मू के इलाके की बात कर लें, अभी होता क्या है, 9th और 10th में जो बच्चा है सीबीएसई में जो पढ़ रहा है, वो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है और एक पढ़ता है वो हिंदी, जो उसकी मातृभाषा है। अब होता क्या है कि वो इंग्लिश और हिंदी उसने पढ़ी नहीं पढ़ी, जो भी है उसने थोड़ी बहुत सीखी, अपना काम चल गया उसका। अब इसी वक्त में जो तमिलनाडु में रहने वाला बच्चा है वो दो लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, एक वो पढ़ रहा है इंग्लिश और एक वो पढ़ रहा है तमिल। अब दिक्कत यह है कि जो तमिल बोलने वाला बच्चा है वो हिंदी बिल्कुल नहीं सीख रहा, इसी तरीके से जो हिंदी बोलने वाला बच्चा है उसको तमिल का ता नहीं आता। अब कभी जिंदगी में ये दोनों बच्चे अगर टकराते हैं तो इनको इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं एक डिफीट है हम लोगों के लिए, एक सिविलाइजेशन के तौर पर, कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं और उसके बाद भी हमें दो क्षेत्रों के लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए सात समंदर पार की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये चीज ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एक लैंग्वेज बैरियर है, एक लैंग्वेज गैप है, इसको भरने के लिए अब कदम ये उठाया गया है कि भैया 9th में तुम्हें कम से कम, 9th और 10th में तुम्हें कम से कम 3 लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेंगी। चलो एक आपने इंग्लिश पकड़ ली, एक आपने हिंदी पकड़ ली, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने हिंदी पकड़ ली, और साउथ इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, किसी ने कन्नड़ ले ली, किसी ने तमिल ले ली, किसी ने तेलुगु ले ली। अब एक लैंग्वेज आपको और पढ़नी है, और इस पे शर्त ये लगा दी गई है कि ये लैंग्वेज आपका एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हिंदी भाषी क्षेत्र का जो आदमी है, या तो वो कन्नड़ ले ले, या फिर वो तमिल पढ़े, या फिर वो मलयालम सीखे, या फिर वो तेलुगु पढ़े, मगर कोई एक लैंग्वेज उसको सीखना पड़ेगी। अब 9th और 10th में जो ये भाषाएं ये हैं बेसिकली 6th क्लास से शुरू हो जाती है। तो छठी सातवीं क्लास से अगर आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे को एक अहिंदी भाषी क्षेत्र, एक नॉन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र की लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो 10th तक आते आते, 10th के बाद में भले ही वो उसको ना पढ़े, बट 6, 7, 8, 9, 10 5 सालों में वो उस लैंग्वेज को इतना तो सीख लेगा कि अगर वो उस क्षेत्र के किसी आदमी से मिलता है, या फिर कभी वहां पे काम करने जाता है, या कभी घूमने जाता है, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है। अब एक हिंदी स्पीकिंग आदमी अगर किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से अगर उसकी भाषा में बात करेगा, उसे कितना अच्छा लगेगा। ये एक अपने आप में इंटीग्रेशन का काम करेगा, बॉन्डिंग का काम करेगा। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु का या केरल का या कर्नाटक का या आंध्र का कोई बच्चा है, वो अगर 3 लैंग्वेजेस 9th और 10th की बात कर रहे हैं, बेसिकली छठी क्लास से जैसे संस्कृत सिखाई जाती है, थर्ड लैंग्वेज वहां से शुरू होती है। अब वो भी 6 से लेकर 10th क्लास तक में अगर 3 लैंग्वेजेस सीख रहा है, एक उसने इंग्लिश पकड़ ली, एक उसकी मदर टंग हो गई, कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, और एक उसने हिंदी सीखना शुरू कर दी, तो 5 सालों में वो इतनी हिंदी सीख लेगा कि भाई वो अगर कभी आपका नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काम करने आता है, तो लैंग्वेज के बेसिस पर उसको दिक्कत नहीं आएगी। फिर वही बात है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है बढ़ेगा। तो ये जो कदम है, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बढ़िया कदम है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का, कि आप भैया 3 लैंग्वेजेस सीखो। एक, चलो मान लिया कि आपने इंग्लिश सीख ली, एक आपकी मदर टंग हो गई, अब एक लैंग्वेज और जो सीखनी है वो इंडियन लैंग्वेज होगी। अपने पास झुंड भरा हुआ है, अपने पास मतलब जो है पूरा का पूरा भीड़ लगी हुई है लैंग्वेजेस की, जो सीखना चाहो सीखो, मगर एक आपको इंडियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। इसका फायदा यह है कि नेशनल इंटीग्रेशन होगा, और हमारी जो भाषाएं हैं, जो इनका अपना इतना एक लिटरेचर है, इतना हजारों सालों का इतिहास है, इतना हमारे पास सारी चीजें हैं, ये लोगों के बीच में समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। तमिल लैंग्वेज में एक बड़ा एपिक लिटरेचर है जिसका नाम है पोनियन सेल्वन। इस पे 5 किताबें लिखी गई हैं। कल्कि कृष्णमूर्ति करके राइटर थे, उन्होंने ये नॉवेल्स लिखे थे। पोनियन सेल्वन की 5 किताबें हैं। मैंने उसे इंग्लिश में पढ़ा है, मैंने उसकी मूवीज भी देखी और गजब की स्टोरी है। प्रॉब्लम यह है कि अब मेरे अंदर से एक इच्छा आती है कि काश मैं ये जो पोनियन सेल्वन करके ये नॉवेल्स हैं पांचों, इसको मैं इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ पाता तो तब क्या मजा आता है इसको। मैंने तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है, एक्चुअल में उसको तमिल में लिखा गया था। अब ये क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती, और तमिल सीखना इस उम्र में आके जब मेरा दिमाग एक खास तरीके से क्रिस्टलाइज हो गया है, बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है। बचपन में तो भाषाएं आसानी से सीखी जा सकती हैं, मगर बड़ा हो जाने के बाद में भाषाओं को सीखना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो अब मुझे अगर उसको पढ़ना है तो उसके लिए तमिल लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसी की जगह अगर एक छठी क्लास में बच्चा है, उसको अगर तमिल सिखाई जाए, और छठी से लेकर 10वीं क्लास तक में वो इतनी तमिल सीख जाएगी, पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो शायद उसके लिए वो नॉवेल्स पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा उस लैंग्वेज में। यही बात आप एक तमिल बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि उसने कोई हिंदी नॉवेल का या फिर किसी दूसरे नॉवेल का अगर तमिल ट्रांसलेशन पढ़ा है या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है तो उसको मजा आया, अच्छा लगा। अब अंदर से अगर एक इच्छा जागी कि यार इसका ओरिजिनल वर्जन पढ़ता तो क्या बात होती, मगर तब तक एक सर्टेन एज हो चुकी है, अब सीखना थोड़ा मुश्किल है। उसी की जगह अगर ये बच्चा 6 क्लास से उस लैंग्वेज को सीख ले और बाद में अगर इस तरीके से उस नॉवेल को पढ़े, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिच लिटरेचर है ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसमिट होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कदम है। तो 9th और 10th के स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी, और उसमें से 2 लैंग्वेजेस कम से कम जो है आपकी
की इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। ये एनसीएफ का बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं पाथ ब्रेकिंग कदम है। आज की तारीख में सिर्फ दो लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, तो एक इंग्लिश सीख लेते हैं, एक अपनी मदर टंग सीख लेते हैं, बाकी सब सीखते ही नहीं है। ये चीज जो है खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से 11th और 12th में भी अब ये बोला गया है कि आपको कम से कम दो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेंगे और उसमें से कम एक लैंग्वेज आपकी इंडियन होगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो खास तौर पे महानगर के बच्चों की दिक्कत यह है कि अपनी मातृभाषाएं भी ढंग से नहीं बोल पा रहे। हमारे यहाँ जो एक बयार चली थी 90s में कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, ये करना है, वो करना है, इसमें हुआ यह कि हमारे बच्चों की जो अपनी खुद की मातृभाषाएं हैं वो बुरी तरीके से कहीं ना कहीं डिफीट हुई हैं। वो बुरी तरीके से उसमें भी जो वो ज्यादा अच्छे से उसको सीख नहीं पाए। अब अगर आप हिंदी स्पीकिंग बच्चों की बात करें, देखिएगा कॉन्वेंट के बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत होती है। वो कहाँ में बड़ी की मात्रा कहाँ पे लगानी है और छोटी की मात्रा कहाँ पे लगानी है उसको लेके कंफ्यूज है। नहीं, जब आप लिखते हो तो उसमें हाँ में बड़ी की मात्रा लगाने के बाद में बिंदु कहां पे आता है, कहां नहीं आता, लगेगा नहीं लगेगा है, अगर आपने लिखा है तो उसमें बिंदु कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातें जो उनको नहीं पता। अपनी खुद की मदर टंग वो ढंग से लिख नहीं रहे हैं। यही जो है दूसरी जगहों पर है। हिंदी मीडियम स्कूल की अगर बात कर लें तो उसको बड़ा एक वो आप कह सकते हैं नेगलेक्ट की दृष्टि से जो है समाज में देखा जा रहा है। यही बात दूसरी भाषाओं के मीडियम के स्कूल्स के लिए भी लागू हो गई। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश सीखने का पागलपन हम पे सवार हुआ, जो कहीं ना कहीं हमारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी निकल कर आता है, उसके नतीजे में हमारी खुद की लैंग्वेजेस डिफीट हो रही हैं। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं वो लैंग्वेजेस, उसको लिखने में उनको जो है मौत आ रही है, या फिर वो लिखने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। अपनी खुद की मदर टंग अगर आप लिख नहीं पाओ, पढ़ नहीं पाओ, बोलने में दिक्कत हो और फैंसी अंग्रेजी झाड़ रहे हो तो फिर क्या मतलब है। कहीं ना कहीं कल्चर खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो जो एक लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे फिर मरेंगी या फिर वो लैंग्वेजेस करप्ट होंगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है कि 11th-12th के बच्चे जो अभी तक सिर्फ एक लैंग्वेज लेते थे और 4 सब्जेक्ट आपके दूसरे लेते थे, उनके लिए अब ये कर दिया कि बेटा कम से कम 2 लैंग्वेज पढ़ो और उसमें से एक लैंग्वेज कम से कम इंडियन होनी चाहिए। तो अगर एक आपने इंग्लिश ले ली तो दूसरा अपनी कम से कम मदर टंग सीख लो। हिंदी भाषा ले लो, अगर तमिल में हो तो तमिल ले लो, तेलुगु हो तो तेलुगु ले लो, मगर अपनी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कम से कम उस पर कमांड बनेगा लिखने में और बाकी सारी चीजें जो हैं ठीक रहेंगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। आज की तारीख में वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीख रहे हैं। इनफैक्ट आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, ग्रेजुएशन आपका 10th होने के बाद से या फिर अगर जिन लोगों ने 12th तक में भी हिंदी पढ़ी है, जब से वो ग्रेजुएशन में आया उसमें से कितने लोगों ने उसके बाद में जो है हिंदी को रेगुलर बेसिस पर लिखा है। मैं हिंदी स्पीकिंग बच्चों के लिए बता रहा हूँ, और जो अगर नॉन हिंदी बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज के लिए सोच सकते हैं कि 12th हो जाने के बाद में जब से वो ग्रेजुएशन में आए, किसी ने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, कोई बीएससी में चला गया, कोई कहीं चला गया, तो उन्होंने कितने लोगों ने फिर अपनी लैंग्वेजेस को जो है रेगुलर बेसिस पर लिखा है, या रेगुलर बेसिस पर हिंदी या फिर अपनी मराठी, तमिल, तेलुगु में वो लगातार राइटिंग करते रहे, रीडिंग करते रहे, इस तरीके की चीजें। तो हमारी भाषाओं पे जो एक डेंट पड़ रहा है इंग्लिश के एम्फेसिस के ऊपर, इंग्लिश का जो एम्फेसिस बहुत ज्यादा दिया गया उसके चलते, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया और उसका फायदा भी जो है हमको आगे देखने के लिए मिलेगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सारी की सारी बातें, मेजर जो रिकमेंडेशंस हैं आपका एनसीएफ को लेकर, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे गट फीलिंग है, या तो प्री में तो थोड़ा सा कमी है, मगर मेंस में इसके ऊपर सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एनसीएफ किस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर असर डालेगा और क्यों ये रेलेवेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाना पड़ी, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, ये सब कुछ अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस पर कुछ ना कुछ मेंस में कम से कम आएगा जरूर। प्री में एनसीएफ की रिकमेंडेशन पे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। चले, तो ये हो गया नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो अस्त्र मिसाइल के बारे में है। अस्त्र मिसाइल को लेकर एक न्यूज आई थी कि इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था एलसीए तेजस से। एलसीए का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या फिर एलसीए तेजस से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, ये न्यूज आई थी। अब ये न्यूज तो अपने लिए ऐसा उतनी काम की नहीं है, क्योंकि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स लगातार होते रहते हैं, कोई ना कोई सक्सेसफुल लॉन्च या इस तरीके के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स डीआरडीओ लगातार करता रहता है। तो न्यूज अपने लिए काम की नहीं है, मगर अस्त्र मिसाइल होती क्या है इसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। अस्त्र मिसाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में तो खैर शायद नहीं आएगा कि अस्त्र मिसाइल के बारे में आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखो। डिफेंस से रिलेटेड कहीं कुछ आ गया उसमें आप इसका नाम कोट कर दीजिए, वो एक अलग बात है, बट मेंस के लिए ये टॉपिक काम का नहीं है। प्रीलिम्स में इसमें जरूर सवाल बन सकता है। तो अस्त्र मिसाइल क्या है, उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसके क्वालिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो अस्त्र मिसाइल इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। अब ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब क्या होता है। लेट्स से मैं यहां पे खड़ा हो गया, अब यहां से मैंने देखना शुरू किया, तो मैक्सिमम मैं कितना डिस्टेंस देख सकता हूं वो मेरा विजुअल रेंज हो गया। तो पॉइंट ये है कि जितना आपका सामान्य एक विजुअल रेंज है, मैक्स टू मैक्स आपको जितना डिस्टेंस तक दिखता है, उसके बियॉन्ड
बियॉन्ड अगर कोई टारगेट है, कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है और आपने अपनी मिसाइल लॉन्च करी और वो उस ऑब्जेक्ट को आपकी विजुअल रेंज के बियॉन्ड अगर जाके मार गिराता है, जितना आप देख सकते हो उस डिस्टेंस के भी से भी पीछे की तरफ, उस डिस्टेंस से भी दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आपकी मिसाइल अगर उसको जाके हिट करती है इसके पहले कि वो आपकी विजुअल रेंज में आ जाए, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के टारगेट्स को हिट करने वाली मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल कहलाती है। तो अस्त्र मिसाइल क्या है? एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर इंगेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग हाईली मनूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स। मनूवरिंग की स्पेलिंग गलत है, MANUEVERING। तो अगर आपका जो टारगेट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको हिट करना है, पहली बात तो ये कि वो बहुत तेजी से मनूवर कर रहा है, यानी कि इधर उधर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इधर उधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरीके से अगर वो मनूवरिंग कर रहा है और सुपरसोनिक स्पीड पे कर रहा है, यानी कि अच्छी खासी सुपरसोनिक स्पीड पे। सुपरसोनिक का मतलब क्या? आवाज से तेज स्पीड पर अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूं यूं गोल गोल ऊपर नीचे इस तरीके से अगर कहीं पे भी मनूवरिंग कर रहा है, अब अगर आप उसको इंगेज करना चाहते हो या इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बहुत तेजी से मनूवर करते हुए इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीआरडीओ ने ये मिसाइल बनाई है जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। और ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जमीन पे कहीं पर कोई मिसाइल बैटरी लगाना पड़ेगी और वहां से आप इसे लॉन्च करोगे। आप अपने एयरक्राफ्ट वगैरह पे इसको लगा सकते हो और एयरक्राफ्ट पे लॉक करने के बाद, एयरक्राफ्ट पे इसको लगा के लॉक करने के बाद में आप एयरक्राफ्ट आपका हवा में जाएगा, जो भी आपका वो टारगेट है उसको एक बार लॉक करेगा और उसके बाद में अस्त्र मिसाइल छोड़ देगा। फिर अस्त्र मिसाइल जो है जाकर इसका काम कर देगी। तो अपने को याद रखना है क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अस्त्र मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आपका कोई टारगेट है जो बहुत ज्यादा हाईली मनूवर कर रहा है, बहुत तेजी से यूं 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 घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा वैसा किसी भी तरीके का एक मोशन दिखा रहा है, मनूवरिंग कर रहा है बहुत तेजी से, किसी पर्टिकुलर जगह पे हवा में अगर कहीं पर है मनूवरिंग कर रहा है। दूसरी बात क्या है? सुपरसोनिक स्पीड पे मनूवरिंग कर रहा है। मतलब यह कि अगर वो साउंड से तेज स्पीड पर हवा में है और इस तरीके के अगर जो है एक्शंस वगैरह ले रहा है, अब इसको हिट करना है तो उसके लिए फिर डीआरडीओ ने जो ब्रह्मास्त्र बनाया है, जो अस्त्र बनाया है, उसको अपन अस्त्र मिसाइल बोलते हैं। हमारी अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या है? एयर टू एयर इसको लॉन्च किया जा सकता है। एयर टू एयर इसको लॉन्च किया जा सकता है, मतलब ये आपने अपने हवा से आप इसको मारोगे और हवा में ही जो है ये आपका जो टारगेट था उसको ये हिट कर देगी। तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, ये आपका टारगेट या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये एयर में है, ये आपका जो प्लेन है जेट या प्लेन हो गया, उस पर आपने इसको अस्त्र मिसाइल को लोड करके भेज दिया। हवा में जाके बियॉन्ड रेंज, अब यहां पे अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए और उसकी नॉर्मल रेंज से अगर वो देखोगे तो आपको नजर नहीं आएगा ये टारगेट, ये उससे दूर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज ये आपका टारगेट है। आपने लॉक किया और मिसाइल छोड़ दी, अब हवा में डांस कर रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो, भांगड़ा कर रहा हो, जाके उसको हिट करेगा और खटाक खेल खत्म। तो ये जो है अस्त्र मिसाइल का काम है। बनाया किसने है? डीआरडीओ ने, और एयर टू एयर जो है मिसाइल काम करती है। तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखनी है। पहली बात तो क्या, ये इन विजुअल रेंज नहीं है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जाके टारगेट्स को हिट कर रही है। हाईली मनूवरिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सुपरसोनिक एरियल स्पीड पे जो एरियल टारगेट्स आपका मनूवर कर रहे हैं उनको हिट कर रही है। एयर टू एयर लॉन्च होती है, एयर टू एयर जो है यानी कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती है, एंड डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है अस्त्र मिसाइल के बारे में। प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब मैं 25 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा द हिंदू न्यूज़पेपर के। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, या ऐसे दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। मेहनत करते रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।